हेलो स्टूडेंट्स। आज बेटा हम फोर्थ यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके अंदर हम जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे हम सोल्व करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो बेटा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये देखो, टू कॉइल्स वन ऑफ स्मॉल रेडियस R1। टू कॉइल्स, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले, टू कॉइल्स वन ऑफ स्मॉल रेडियस R1। ठीक है, एंड द अदर ऑफ वेरी लार्ज रेडियस R2 एंड अदर ऑफ वेरी लार्ज रेडियस R2। ठीक है, are placed coaxially with centers coinciding। are placed coaxially, centers coinciding। ठीक है, obtain the mutual inductance of the arrangement। obtain mutual inductance of the arrangement। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे देखो, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक कॉइल है, दिस इज, और एक ये कॉइल है, दो कॉइल है। ठीक है, दोनों का सेंटर क्या है? कॉमन है, कोएक्सियल है। कोएक्सियल का मतलब दोनों का सेंटर क्या है? कॉमन। जो इनर कॉइल है उसका रेडियस कितना है? R1, और जो आउटर कॉइल है उसका रेडियस कितना है? R2। ठीक है, ये इसका सेंटर हमने वो मान लिया। ठीक है, मान लो इसमें I1 I2 करंट फ्लो करता है, इस कॉइल में I2 करंट फ्लो करता है, और तो ये अरेंजमेंट हमें दे रखा है, और इस अरेंजमेंट की हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है। दिस इज कॉइल, इस कॉइल को नाम दे रखा है C1, इस कॉइल को नाम दे रखा है C2। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने पढ़ा था कि एक कॉइल में अगर करंट चेंज होता है तो जो नाइबर कॉइल है उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। हमें यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं निकालना है, इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें पता है कि हमने एक चीज पढ़ रखी है कि भाई जब इसमें से करंट फ्लो करेगा, इस कॉइल के अंदर से, इस कॉइल I2 के अंदर से करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। इस कॉइल की बात कर रहे हैं हम, I2 आउटर कॉइल जो है, C2 कॉइल जो है जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि C1 कॉइल इसके अंदर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से भी पास होगा, यानी कि इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो हमने एक चीज पढ़ा है, यहां पे देखो सॉल्यूशन हम लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसमें कि when I2 current flows through किसके अंदर से? C2। when I2 current flows through C2, then magnetic field at the center of coil भाई कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड?
करंट कैरिंग कॉइल, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दिस इज V2, I2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको V2 लिखेंगे, और वो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट करंट कितना I2 डिवाइडेड बाई 2R2। सभी को ये फॉर्मूला पता है? नहीं पता है तो हम पीछे जाके यूनिट नंबर 3 था कि किसी करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब यहां से एक चीज, जब ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे डेवलप होगा तो इसके अंदर से C1 के अंदर से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स linked with C1 when due to current flows in coil C2। तो हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स Φ1, मैग्नेटिक फील्ड किसका, मैग्नेटिक फील्ड का तो इसी का लेंगे, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डेवलप हो जाएगा। मान लो मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये इस तरह से मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स, हमें C1 का मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे तो यहां पे देखो C1 का मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना, मैग्नेटिक फील्ड V2 और एरिया इसका दिस इज पाई R1 स्क्वायर, यही होगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि इसके अंदर से फ्लक्स हम निकाल रहे हैं, तो इसका एरिया पाई R1 स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बेटा, अब देखो V2 कितना था, Φ1 इज इक्वल टू Φ1 हमारे पास कितना आ जाएगा, V2 की वैल्यू रखो म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2R2 मल्टीप्लाई बाई पाई R1 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास फ्लक्स आ गया, जो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर I2 के अंदर करंट फ्लो करेगा, तो C1 कॉइल के अंदर, सॉरी C2 के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो C1 के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो हमने क्या पढ़ा है कि जब I2 करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा तो I2 करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके फ्लक्स के, C1 के फ्लक्स के। हमने ये पढ़ा है अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, सभी ने पढ़ा है बेटा ये भाई, फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ सेकेंडरी, और Φ1 कितना आ जाएगा, Φ1 इज इक्वल टू M12 इंटू I2 लिख सकते हैं हम, कल ही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो Φ1 इज इक्वल टू M12 I2। अब यहां से देखो बेटा, ये वैल्यू यहां पे रख सकता हूं, यूज दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम यूज करें, तो इस वैल्यू को यूज करें तो कितना आ जाएगा, यूज वैल्यू Φ1, Φ1 की वैल्यू को यूज करो तो Φ1 की वैल्यू में यहां रख रहा हूं M12 I1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R2, सॉरी ये I2 था बेटा, I2 से I2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, I2 से I2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो M12 कितना आ जाएगा, M12 म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R2, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, म्यू नॉट बच गया, पाई बच गया, R1 स्क्वायर बच गया, और नीचे 2R2, और सिमिलरली हमारे पास M21 कितना आएगा, M21 कितना आएगा, म्यू नॉट
पाई r1/2 ये कल हमने पढ़ा था जितना M12 आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ C1 विद रिस्पेक्ट टू C2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ C2 विद रिस्पेक्ट टू C1 और ये कितना किसके बराबर M12 के बराबर। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगी हमारे पास। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे कि जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा C2 के अंदर तो C1 के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले I2 के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला म्यू नॉट I2 पाई r1/2r, सॉरी ये यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल ली। फिर यहाँ से फ्लक्स निकाल लिया, इसके अंदर से कितना फ्लक्स, क्योंकि हमें फ्लक्स ये वाला चाहिए, सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए क्योंकि हम इसी के अंदर का फ्लक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, और यहां से फिर हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस में पढ़ा है कि φ1 किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके करंट के। इस तरह से हम इससे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हमारे पास, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था और आप सभी इसको अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। नेक्स्ट 2 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड विद डायमीटर 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के हमारे पास 2 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड, कोई 2 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड है और विद डायमीटर 4 सेंटीमीटर, विद डायमीटर 4 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर कितना दे रखा है बेटा, 4 सेंटीमीटर दे रखा है और एंड 2000 टन्स हैज ए secondary of 1000 tons, 2000 tons। ठीक है, 2000 tons और यहां पे हैज ए सेकेंडरी ऑफ 1000 tons, सेकेंडरी 1000 tons। ठीक है, प्राइमरी में 2000 टन्स है, सेकेंडरी में 1000 टन्स है। वाउंडेड क्लोजली नियर इट्स मिड पॉइंट, वाउंड क्लोजली नियर इट्स मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द 2 कॉइल्स, कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस टू कॉइल्स। हमें 2 कॉइल्स की क्या निकालनी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। एक 2 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड, हमारे पास 2 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड है विद डायमीटर 4 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। प्राइमरी में कितनी टन्स है, 2000 टन्स। सेकेंडरी में कितनी टन्स है, 1000 टन्स। वाउंडेड क्लोजली नियर इट्स मिड पॉइंट, एक दूसरे के ऊपर क्लोजली बाउंडेड है। तो इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमने अभी M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 इंटू ए एरिया ऑफ इनर लेते हैं डिवाइडेड बाई N, सभी में पढ़ा है, ये फॉर्मूला हमने निकाल रखा है। अब यहां पे देखो हमें क्या क्या चीज गिवन है, N1 दे रखा है, N1 कितना बेटा, N1 इज इक्वल टू, N1 हमें दे रखा है दिस इज
2000, N2 कितना दे रखा है 1000, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है L दे रखा है 2 मीटर, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 × 10⁻⁻⁷, ये कांस्टेंट होता है। और A1 पाई R1² और R1 कितना दे रखा है R1 इज इक्वल टू 4/2 यानी कि 2 × 10⁻⁻² मीटर। सेंटीमीटर था, इसको बेटा मीटर में चेंज कर लिया। सेंटीमीटर था हमने इसको किसमें चेंज कर लिया मीटर में चेंज कर लिया। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। m इज इक्वल टू सारी वैल्यूज रख दो म्यू नॉट की 4 पाई × 10⁻⁻⁷। n1 कितना 2000, n2 कितना 1000, a1 कितना पाई R², R की वैल्यू 2 × 10⁻⁻², इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2 से ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। m कितना आ गया हमारे पास m हमारे पास आ गया 3.14 10⁻⁷ इंटू 2 10⁻⁶, ठीक है बेटा। 3.14 इंटू 4 10⁻⁴। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.58 इंटू 10⁻⁻3। और यूनिट क्या होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की हेनरी होती है। क्या होती है हेनरी। तो ये बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। इसमें सिर्फ हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये फॉर्मूला हमें पता है तो इसकी हेल्प से सारी वैल्यूज जो है हमें गिवन है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। और नेक्स्ट प्रॉब्लम भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पे देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, ये देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं यहां पे इसका डायग्राम बनाता हूं। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है यहां से। ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है इनवर्ड भाई इक्वी डिस्टेंट क्रॉस। हमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड। इसमें एक लूप ले रखी है हमने, रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है। और ये रेक्टेंगुलर लूप जो है इसको नाम दे रखा है MNOP। और ये कुछ वेलोसिटी दे रखी है इसमें 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। यहाँ पे ए स्क्वायर लूप MNOP ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, सॉरी ये साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर। स्क्वायर लूप है और ये साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस हॉरिजॉन्टली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एज शोन इन फिगर, ठीक है। The loop is pulled with a constant velocity 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ऐसे मूव कर रही है, ऐसा खींचा जाता है, इसको पुल्ड आउट, ठीक है। निकालना क्या है, डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एज इट गोज आउट ऑफ द फील्ड। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ induced current when it pulled out। दूसरा में प्लॉट द ग्राफ
showing the variation of magnetic flux and induced EMF as a function of time. Plot the graph as magnetic flux and induced EMF as the function of time. ये हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास, मैं एक बार दोबारा से इसको रीड कर देता हूं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्रुप है जिसको नाम दे रखा है MNOP, और ये मैग्नेटिक फील्ड में हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है इस तरह से, लूप इस तरह से रखी हुई है, ये इस तरह से, और लूप जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड, सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से पुल्ड आउट की जाती है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगी तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड से जब बाहर आएगी तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी डायरेक्शन बतानी। तो पहले हम देखते हैं, जब ये बाहर आएगी तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किधर होगी। तो लेंस लॉ लगाते हैं इसके अंदर। अब देखो ये इससे बाहर आएगी, जैसे इससे बाहर आएगी तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, और वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कैसे करेगा कि जब ये इससे बाहर आए, ये मान लो इससे ऐसे बाहर आएगी, ये इससे ऐसे बाहर आएगी, ये इससे ऐसे बाहर आती जाएगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी तो ये अपने अंदर एक करंट पैदा करेगा, एक करंट फ्लो करवाएगा जो क्या करेगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, बढ़ाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से अपोज करेगा। तो यहां पे देखो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, कैसे सपोर्ट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड को कि इसके अंदर जो करंट डेवलप हो वो भी नीचे की तरफ है, वो भी क्या हो, अंदर की तरफ हो। तो अंदर की तरफ कब, तो हम लगा सकते हैं इस तरह से, देखो ये तो बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ, इस तरह से। तो करंट कैसे डेवलप होगा, MNOP। तो इसमें अगर ऐसे करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, देखो अंगूठा देखो, अंदर की तरफ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, अंदर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा तो इसमें हम बता सकते हैं कि करंट कैसे डेवलप होगा, करंट फ्लोज इन द लूप, किधर, इन, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि इससे बाहर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, और ये उसका अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा कि इसके अंदर जो करंट डेवलप हो वो इस तरह से डेवलप हो कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो इसके अंदर करंट डेवलप हो रहा है, उसका अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा कि ये अपने मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे, उसको कम होने से रोके, तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा करंट के कारण, वो इसी डायरेक्शन में। दूसरा देखो, हम टाइम के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इधर टाइम ले लिया t, और इधर हमने क्या ले लिया, इधर फ्लक्स ले लिया, फ्लक्स फाई। अब जब ये इससे बाहर आएगा, इससे बाहर जाएगा, तो यहां से बाहर जाएगा तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, कुछ वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स की, क्योंकि इसके साथ क्या है, एरिया भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पूरी लूप है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसका एरिया क्या हो जाएगा, बाहर आता जाएगा, एरिया घटता जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, B into A। तो ये कुछ एरिया पहले ये बाहर जब आएगा इससे मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये एरिया घटता जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंटली क्या होगा, घटेगा। और जब B 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से देखो ऐसे धीरे धीरे ये इससे बाहर आएगा, फ्लक्स घटेगा, पूरी लूप जब यहां बाहर आ जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो हम इसको किस तरह से दिखा सकते हैं, ये इस तरह से।
ये पहले फ्लक्स की वैल्यू ये थी जब टी कितना था 0, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा और यहाँ पे एक टाइम पर आकर के पूरा एरिया बाहर आ गया, फ्लक्स क्या हो गया 0। तो ये ग्राफ आएगा। एक तीसरा ग्राफ, तो तीसरे इसमें पूछ रखा है इधर टाइम और इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ। इधर टाइम v वेलोसिटी से मूव करेगा तो एक मोशनल ईएमएफ डेवलप होगी। मोशनल ईएमएफ कितनी BLV, मोशनल ईएमएफ कितनी बेटा BLV। तो BLV क्या है कांस्टेंट। तो जब ये मूव करेगा तो इसके अंदर एक मोशनल ईएमएफ डेवलप होगी, और मोशनल ईएमएफ की वैल्यू v पे, v कांस्टेंट है तो ये EB क्या आएगा कांस्टेंट। इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कैसा ग्राफ आएगा, इसमें किस तरह का ग्राफ आएगा, तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ BLV होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कांस्टेंट होगी। और यहाँ पे जैसे जैसे बाहर आएगी तो फ्लक्स घटता जाएगा और यहाँ पर आकर के फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हम नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट देखो बेटा, इससे नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम सेल्फ इंडक्टेंस पे देखते हैं हम। सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, ये तो कुछ प्रॉब्लम जो हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस पे थी, अब हम सेल्फ इंडक्टेंस पे, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है सेल्फ इंडक्टेंस पे, यहां पे लिख रहा हूं। देखो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस, अभी हमने ये देखो ये प्रॉब्लम है और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं। एन एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ of 0.4 volt, an average induced EMF 0.4 volt, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी इसके अंदर 0.4 वोल्ट, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास 0.4 वोल्ट दे रखी है। अपीयर्स इन ए कॉइल, appears in a coil, ठीक है। when current in it is changes, when current in it changes from 10 ampere in one direction, from 10 ampere in one direction to 10 ampere in another direction, ठीक है, in 0.40 सेकंड, in 0.40 सेकंड। अपोजिट लिख लो, इन अपोजिट डायरेक्शन दे रखा है, अपोजिट, ठीक है बेटा। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, find the coefficient of self inductance। अब सेल्फ इंडक्टेंस हमने पढ़ा है बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी। पढ़ा है सभी ने भाई। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी कॉइल में कितना होता है, इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, और एल क्या है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल माइनस I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाई डेल टी, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। डी आई का मतलब क्या होता है, चेंज इन करंट, चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट I2 माइनस I1, यही तो डी आई है। अब I1 कितना दे रखा है, I1 हमें दे रखा है I1, देखो यहाँ पे 10 एम्पियर, और I2 कितना दे रखा है, ये भी 10 एम्पियर। इसका मतलब I2 माइनस I1 करेंगे तो 0 समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो ये सेल्फ इंडक्टेंस कितना आना चाहिए, 0। लेकिन इसमें क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे देखो इन अपोजिट डायरेक्शन, जो I2 जो है वो हमारे पास माइनस है। अगर I1 ऐसे फ्लो कर रहा है, I1 10 एम्पियर, तो I2 जो है इसी कॉइल में कितने, इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये अपोजिट के लिए हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हमें याद रखना है, यहाँ पे ये हमें जब अपोजिट दे रखा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा। रख दो सारी वैल्यूज। ई कितना दे रखा है, ई की वैल्यू 0.4, एल फाइंड आउट करना है, I2 -10, I1 +10 डिवाइडेड बाई I2 की जगह -10 रखा, माइनस इंटू 10, और ये कितना दे रखा है 0.40। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। L कितना आ जाएगा, L इज इक्वल टू, माइनस का साइन था, L इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.4, इसको इधर ले आए और ये कितना आ गया, दिस इज माइनस 20, माइनस का 10, -20 माइनस प्लस। ठीक है, अब यहां पे देखो कितना हो जाएगा बेटा, हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज 16 इंटू 10 टू पावर कितना, -2 कर सकते हैं इसको, 4/10 20। ठीक है, ये कट गया 8 पे, और ये पावर कितनी है ऊपर जाकर के 8 इंटू 10 टू पावर -3 है, 8 इंटू 10 टू पावर -3 है। तो ये इसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस होगी। तो इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि करंट एक में इस डायरेक्शन में है तो दूसरी में अपोजिट डायरेक्शन में, जब अपोजिट डायरेक्शन लेंगे तो उसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे ये 0 नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी एक लेक्चर में, और इसकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। इन प्रॉब्लम्स को आप नोटबुक में नोट करेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।